चलिए एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशोज। आपके क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम में इसकी वेटेज 4 मार्क्स की होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो हम फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूलेज आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशोज हम किसे कहते हैं। रेशोज का मतलब कि कोई भी दो मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं उसके बीच में जो एक्सप्रेशन बताया जाएगा उस एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं, रेशोज। वही अगर हम मैथमेटिकल वेरिएबल्स की जगह अगर अकाउंटिंग वेरिएबल्स को यूज़ करें और उनके बीच में एक्सप्रेशन निकालें तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग रेशोज। देखिए इट इज़ एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। तो कोई भी दो अकाउंटिंग के वेरिएबल्स के बीच में जो एक्सप्रेशन बताया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशोज। ठीक है। अब सर रेशियोज हम निकाल क्यों रहे हैं, ये हम एक्सप्रेशन निकाल क्यों रहे हैं। देखिए ये जो आपकी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपको ये बताया गया कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियोज बहुत ही यूज़फुल टूल है कंपैरिजन करने के लिए। तो देखिए अकाउंटिंग रेशियोज को हम यूज़ करते हैं एज अ टूल फॉर कंपैरिजन। अकाउंटिंग रेशियोज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम अकाउंटिंग रेशोज़ की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसे हम क्या टर्म करते हैं, रेशो एनालिसिस। देखिए ज़रा डेफिनेशन। एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज इज टर्म्ड एज रेशो एनालिसिस। मतलब अकाउंटिंग रेशोज़ की हेल्प से अगर आप एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो उसे आप एक नया नाम देते हैं क्या, रेशो एनालिसिस। ठीक है। अब ये जो रेशोज़ हैं ये कितने तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो रेशोज़ को आप चार तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। पहला है प्योर रेशो। प्योर मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, 2:1, 3:2 एट्सेट्रा। परसेंटेज का मतलब 10%, 20%, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। टाइम्स जैसे कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। और फ्रैक्शन में इस तरीके से आप रेशोज़ को एक्सप्रेस करेंगे। देखिए अब इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। तो ब्रॉडली अकाउंटिंग रेशोज़ आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज़, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशोज़, थर्ड रेशो है आपके एक्टिविटी परफॉर्मेंस टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशोज़, एंड लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। हर रेशो निकालने का कोई ना कोई अलग पर्पज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशोज़ की। देखिए ये रेशोज़ क्या बताते हैं हमें, दीज रेशोज़ शोज़ द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। यानी फर्म अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मतलब करंट लायबिलिटीज़ की बात हो रही है, फर्म अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे करने में कितनी एफिशिएंट है, कितनी उसकी एबिलिटी है। तो ये बात हमें कौन बताएगा, लिक्विडिटी रेशोज़। ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशो निकालने का पर्पज़ क्या है कि हम यहाँ पर फर्म की एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कितने एफिशिएंटली पे ऑफ कर सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़ को आप एक्सप्रेस करते हैं एज प्योर। प्योर मतलब आप इस तरीके से इन रेशियोज़ को निकालेंगे। और देखिए लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर कितने रेशियोज आते हैं, तो इसके अंदर आपके दो रेशो आएंगे। कौन कौन से, करंट रेशो, क्विक लिक्विड या फिर एसिड टेस्ट रेशो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सॉल्वेंसी रेशोज़। सॉल्वेंसी रेशोज़ हमें क्या बताते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है आपका लिक्विडिटी रेशोज़ से। लिक्विडिटी रेशोज़ आपको बताते थे फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने की कैपेसिटी। सॉल्वेंसी रेशोज़ आपको ये बताते हैं कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने में कितनी एफिशिएंट है। These ratios shows the ability of the enterprise to meet its long term financial obligation। मतलब अगर हमें किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पेइंग कैपेसिटी पता करनी है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कंपनी का लिक्विडिटी रेशियोज। लेकिन अगर हमें कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का पेइंग कैपेसिटी चेक करना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, फर्म का सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज एक्सप्रेस करे जाते हैं प्योर में भी, टाइम्स में भी। देखिए इसके अंदर टोटल आपके 4 रेशो आते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसमें जो ये पहले 3 रेशो हैं, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो, तो इन्हें आप एक्सप्रेस करते हैं एज प्योर। और जो इसमें लास्ट रेशो है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसे आप एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड रेशोज, एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशोज। These ratios measure the effectiveness with which the enterprise uses its available resources। यानी फर्म के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसे वो कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। यानी यहाँ पर इस रेशियोज में हम ये चेक करते हैं कि फर्म के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको वो कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।
और इसके अंदर जितनी भी रेशो आएंगी उन्हें आप एक्सप्रेस करेंगे टाइम्स में। इसके अंदर टोटल 4 रेशोज आते हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज। ठीक है। लास्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमें क्या बताते हैं? दीज रेशोज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, यानी फर्म की प्रॉफिट कमाने की कितनी क्षमता है, प्रॉफिट वो कितना कमा रही है, ये हमें कौन बताएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। यानी फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना अर्न किया है, नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है, तो ये हमें कौन बताएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। इन रेशोज को आप एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। इसके अंदर टोटल आपके 5 रेशोज आते हैं। देखिए कौन कौन से: ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 नंबर के लिए इतने सारे रेशोज हमें पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे रेशो तो ऐसे हैं कि अगर आप एक रेशो को समझ लेंगे तो आगे के सारे रेशो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये चैप्टर समझना है। अगर आप रट्टा लगाने जाएंगे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं इधर, और ये आपको सारे के सारे रेशोज के अलग अलग फॉर्मूले याद करने होंगे। उससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें समझिए, आप आसानी से सारे रेशोज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अपना लिक्विडिटी रेशोज के साथ। लिक्विडिटी रेशोज के अंदर 2 रेशोज आते हैं। कौन कौन से? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के 2 नाम और हैं, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इन रेशोज को आप एक्सप्रेस करते हैं एज प्योर। प्योर मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, 2:1, 3:1 जो भी होगा। सबसे पहले हम इसमें देखने जा रहे हैं करंट रेशो को। तो करंट रेशो हम क्या निकालते हैं? हम करंट रेशो में रिलेशन चेक करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा करंट रेशो का? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और इसका आइडियल रेशो क्या माना जाता है? मतलब अगर फर्म के पास इस रेशो में करंट रेशो है तो फर्म के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो आइडियल रेशो है 2:1। 2:1 का यहाँ पर मतलब कि आपके पास करंट रेशो जो है वो डबल होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। तो 2:1 का यहाँ पर मतलब कि आपके पास करंट एसेट डबल होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके एसेट ज़्यादा होंगे तभी आप लायबिलिटीज़ को अच्छे से पे ऑफ कर सकेंगे। अगर मान लीजिए रेशियो आपका हो जाता 1:4, इसका मतलब 1 आपका करंट एसेट है, 4 आपका करंट लायबिलिटीज़ है, तो आप कैसे लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे? आपके पास उतना करंट एसेट ही नहीं है कि आप लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। तो ये फर्म के लिए अच्छी पोजीशन ऑब्वियसली बातें नहीं होगी। तो सर ये रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा। मतलब अगर फर्म के लिए रेशियो 5:1 हो जाए तो सर अब तो बहुत ज़्यादा एसेट हैं और लायबिलिटी बहुत कम है, तो अच्छी बात है फर्म के लिए। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपके पास करंट एसेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वेंट्रीज को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास वेयर हाउस में बहुत सारा इन्वेंट्री रखा हुआ है, आप उसे मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अगर आप इतना इन्वेंट्री स्टोर करेंगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो उससे आपका वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपका जो रेशो है वो आइडियल, यानी कि जो फर्म के लिए बेस्ट माना जाता है, वो कितना होगा? 2:1। अगर ज़्यादा होगा तो फर्म के लिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा इन्वेंट्री का, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होगा। और अगर ज़्यादा होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, आप उन्हें पे ऑफ ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो आइडियल रेशो क्या है? 2:1। अभी एक नाम आया था वर्किंग कैपिटल, देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ होने वाला कैपिटल है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हम करंट रेशो निकालने जा रहे हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हमें देखना है कि हम करंट एसेट्स कितने कितने तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये कि आप सारे करंट एसेट्स को ऐड कर दीजिए। करंट एसेट्स कौन कौन से? कैश, बैंक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, और जितने भी करंट एसेट्स हैं सबको आप क्या कर देंगे? ऐड। तो आपके पास क्या निकल आएगा? करंट एसेट्स। या फिर अगर हम टोटल एसेट्स में से क्या हटा दें? नॉन करंट एसेट्स। देखिए टोटल एसेट का मतलब क्या हुआ? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, वो मिलके क्या बनता है? आपका टोटल एसेट। अगर हम टोटल में से क्या हटा दें? नॉन करंट एसेट, तो आपके पास क्या निकलेगा? करंट एसेट। या फिर अगर हम वर्किंग कैपिटल में ऐड कर दें करंट लायबिलिटीज़ को, तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा? करंट एसेट। सर ऐसे कैसे? देखिए वर्किंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है।
वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप ये वर्किंग वर्ड को अगर छोड़ दें तो कैपिटल कैसे आती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वर्किंग का यहाँ पर ये मतलब है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होगा, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लग गया, करंट। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हमें इसी फॉर्मूले से करंट एसेट्स को पता करना है तो लायबिलिटी लेफ्ट साइड में जाके ऐड हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और क्या बन गया हमारे पास, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स। जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उस तरीके से निकाला जाएगा। या फिर एक तरीका क्या है कि आप शेयर होल्डर्स फंड में ऐड कर दे नॉन करंट लायबिलिटीज और ऐड कर दे करंट लायबिलिटीज और माइनस कर दे नॉन करंट एसेट। सर ये क्या तरीका हुआ। देखिए आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट में, होपफुली आपने देख लिया होगा ये अभी तक। देखिए वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपके चार मेजर हेड होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम जीरो अमाउंट मान रहे हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको वैसे भी कुछ दिया नहीं होगा इसके अंदर। तो मान लीजिए आपके तीन हेड हैं लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड में आपके हेड हैं दो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। आपको पता है कि बैलेंस शीट में दोनों साइड आपकी इक्वल होती है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना उसको समझने के लिए इस बैलेंस शीट को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख लेते हैं एक बार। देखिए हमने वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख लिया है। हालांकि ये तरीका गलत है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बना वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इससे करंट एसेट कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको ये बात तो मालूम है कि बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होती है। तो अगर हमें टोटल लायबिलिटीज का बैलेंस पता है, अगर हमें टोटल लायबिलिटीज का बैलेंस पता है, तो एसेट का भी टोटल वही होगा। भाई मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख है तो यहाँ भी 10 लाख ही होगा। अब मान लीजिए नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस आपके पास है 7 लाख। आपको पता करना है करंट एसेट, ये आपको नहीं पता है अभी। आपको ये मालूम है कि 10 लाख का टोटल है और 10 लाख में से 7 लाख का आपका नॉन करंट एसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 लाख आपका क्या बचेगा, करंट एसेट। तो इस तरीके से हमने वो फॉर्मूला बनाया, कैसे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट, तो उससे आपने क्या निकाला, करंट एसेट। ठीक है जी, तो ये हमने चारों फॉर्मूले डिस्कस करे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। देखिए करंट लायबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे, करंट, पहले तो जितनी भी करंट लायबिलिटीज सबको आप ऐड कर दीजिए। कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, या जितनी भी लायबिलिटीज सबको आप क्या कर देंगे ऐड, तो आपके पास क्या निकल आएगा, करंट लायबिलिटीज। या फिर आप टोटल लायबिलिटीज में से क्या हटा देंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो क्या बचेगा आपके पास, करंट लायबिलिटीज। या फिर आप करंट एसेट्स में से माइनस कर दें वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला कैसे बना, याद करिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वहाँ से हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज। या फिर एक क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये हमने बैलेंस शीट से निकाला है। देखिए मान लेते हैं हमें सारी वैल्यूज गिवन है एक्सेप्ट करंट लायबिलिटीज। आपके पास टोटल एसेट्स का बैलेंस है तो वही टोटल लायबिलिटीज का बैलेंस होगा। तो बताइए करंट लायबिलिटीज हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल एसेट्स का बैलेंस पता है तो इसमें से हम इन दो चीज़ों को हटा देंगे, क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज को। ठीक है जी, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को निकालने के बाद आप उन्हें इस तरीके से डिवाइड कर देंगे टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको इस तरीके से रेशियो को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी इसके लिए। आइए बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हमें करंट एसेट्स फाइंड करना है, ये हमें कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें से कुछ करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो हमें इसमें से सारे के सारे करंट एसेट्स को फाइंड करना है। डेटर्स करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट करंट एसेट है, मशीनरी नॉन करंट एसेट है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट हैंड साइड से सिर्फ यहाँ पर इन्वेंट्रीज आपको दिया, इन्वेंट्रीज किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का। तो हमने सारे करंट एसेट्स को ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल कितना आया करंट एसेट्स का, 2 लाख।
अब इसी तरीके से हम करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल, डिबेंचर्स क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन होता है तो उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इन सबको ऐड करके आपके पास करंट लायबिलिटीज़ का टोटल कितना आ गया, 1 लाख। अब आप उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। टोटल करंट एसेट का कितना आया था, 2 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितना, 1 लाख। तो रेशियो क्या है आपका, 2:1। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर करंट रेशियो निकालना है। कुछ वैल्यूज आपको यहाँ बता रखी हैं। तो देखिए टोटल एसेट हमें दिया हुआ है, तो हम इससे करंट एसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए जो आपको लिखवाया गया था। अगर हम टोटल एसेट्स में से हटा दें नॉन करंट एसेट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट एसेट। तो टोटल एसेट आपको दिया हुआ है। अब देखिए नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं। तो नॉन करंट एसेट यहाँ पर फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप इन दोनों को टोटल एसेट में से क्या कर देंगे, माइनस। देखिए करंट एसेट कैसे आया, टोटल एसेट माइनस टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास करंट एसेट कितना आ गया, 40,000। उसके बाद हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है। तो जो फोर्थ फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, देखिए बस यही आपको चेक करना है। आपको जो 4 फॉर्मूलेज लिखवाए गए थे उसमें से यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे करंट एसेट है करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए। देखिए करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको 4 फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखवाए गए थे। आपको देखना है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या यहाँ पर आपको कुछ करंट लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस गिवन है, नहीं, मतलब ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि आपको टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है, नहीं, मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। कि आपको करंट एसेट की वैल्यू दी है, चलिए वो तो हमने फाइंड कर ली। कि आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, नहीं। तो लास्ट क्या फॉर्मूला बचता है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है। तो जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी उससे आपको फाइंड करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट आपको दिया हुआ था। टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर देंगे क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट है 3 लाख, उसमें से आपने माइनस कर दिया 2 लाख का शेयर होल्डर्स फंड और 80,000 का नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो 20,000 का आपके पास बचेगा करंट लायबिलिटीज़। अब आप रेशो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। करंट एसेट्स 40,000, करंट लायबिलिटीज़ 20,000। तो आपके पास रेशो क्या बचेगा, 2:1। चलिए इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। आपको करंट एसेट्स यहाँ पे दिया है 5,25,000। इन्वेंट्रीज आपको दी हैं 2 लाख की। अब देखिए करंट एसेट्स आपको पहले से टोटल बता रखा है कितना है, 5,25,000। और इन्वेंट्रीज आपको दिए। इन्वेंट्रीज क्योंकि करंट एसेट का ही पार्ट होता है, तो ये इन्वेंट्रीज पहले से करंट एसेट में क्या है, इंक्लूडेड है, बस अलग से आपको बता रखा है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो इन्वेंट्री आपकी 2 लाख की है उसमें 75,000 का लूज टूल्स है। इसे आप अभी समझ लीजिए कि ये आपका अनफिनिश गुड्स है, ये आपका फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो देखिए इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कोई भी अनफिनिश गुड्स आपकी इन्वेंट्री का पार्ट, अगर कोई भी अनफिनिश गुड्स आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होगा तो उस पर रेशो निकालने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल दिया 2,25,000, कैलकुलेट करंट रेशो। तो जब भी आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो भी आपको रेशो निकालना होगा सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स वो तो हमें पहले से पता है कितना, 5,25,000, तो उसे हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैंने बतानी है। देखिए इस करंट एसेट्स में इन्वेंट्री पहले से इंक्लूड है, हाँ सर वो बात समझ में आ गई। लेकिन इस इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स भी इंक्लूडेड है, और लूज टूल्स को हम रेशो निकालते वक्त करंट एसेट से क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी अनफिनिश गुड्स का पार्ट होगा, चाहे वो लूज टूल्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, या चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, या स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो, आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का बस फिनिश गुड्स वाला पार्ट ही इंक्लूड करना होता है। समझ में आया। देखिए इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेंट्रीज के अंदर आपका फिनिश गुड्स आते हैं, आपके रॉ मटेरियल आते हैं, आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं, लूज टूल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना होता है, फिनिश गुड्स। अगर कोई भी लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स या कोई भी अनफिनिश गुड्स का पार्ट रहेगा तो उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड। तो इसीलिए यहाँ पर करंट एसेट्स टोटल तो आपको बताई गई थी 5,25,000, लेकिन उसमें से लूज टूल्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसे हम करंट एसेट ट्रीट नहीं कर सकते अभी। इसलिए हमने करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया है, लूज टूल्स को। आपके पास अब करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 4,50,000। अब हमें क्या पता करना है, करंट लायबिलिटीज। आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया गया है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
अब सर यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर जो हम करंट एसेट्स लेंगे वो करंट एसेट्स टोटल लेंगे या लूज टू उसको माइनस करने के बाद जो आया था वो लिया जाएगा। देखिए, जब भी आप वर्किंग कैपिटल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप ग्रॉस करंट एसेट्स को लेते हैं, मतलब टोटल करंट एसेट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर आप कितना यूज़ करेंगे? टोटल 5,25,000। सिर्फ और सिर्फ रेशो निकालने के लिए आपको अनफिनिश्ड गुड्स का पार्ट क्या कर देना होता है, करंट एसेट से एक्सक्लूड। समझ में आया? उसके अलावा जितनी भी कैलकुलेशन आप करेंगे उसमें करंट एसेट्स का टोटल पार्ट लिया जाएगा, सिर्फ रेशो निकालने के लिए माइनस करना है। समझ में आया? देखिए, तो वर्किंग कैपिटल आपको दिया गया था 2,25,000। करंट एसेट्स हम टोटल लेंगे 5,25,000। करंट लायबिलिटीज कैसे आ जाएंगी? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल यानी कितना? 3,00,000। अब आप रेशो निकाल दीजिए, 4,50,000 डिवाइड बाय 3,00,000, 1.5:1 आपका रेशो यहाँ से निकल आएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए, आपको यहाँ पर दिया वर्किंग कैपिटल 10,00,000 और आपको पता है कि जब भी वर्किंग कैपिटल दिया होगा तो या तो करंट एसेट्स फाइंड करने के लिए या तो करंट लायबिलिटीज फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। आपको टोटल डेट यहाँ पर दे रखा है 45,00,000। टोटल डेट का मतलब करंट डेट प्लस नॉन करंट डेट, मतलब दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। और आपको नॉन करंट लायबिलिटीज बता रखी है 40,00,000 की। अब हमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? करंट लायबिलिटीज। कैसे? टोटल डेट यानी कि टोटल लायबिलिटी में से आप माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। देखिए बिल्कुल वैसे ही, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, आपके पास 5,00,000 का क्या निकल आया? करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, करंट लायबिलिटीज भी आ गई है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? करंट एसेट्स को, दोनों को हम ऐड कर देंगे। आपके पास करंट एसेट्स कितना आ गया? 15,00,000। अब आप रेशो निकाल दीजिए, 15,00,000 बाय 5,00,000, रेशो आपका आ गया 3:1। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। आपको सीधे यहाँ पे रेशो निकाल के दिया हुआ है, करंट रेशो 2.5 है और वर्किंग कैपिटल दिया है 60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमें यहाँ पर रेशो पहले से निकाल के दिया है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, आपको करंट रेशो पहले से बताया गया था 2.5:1। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है 60,000। करंट एसेट्स और हमें करंट लायबिलिटीज फाइंड करनी है। आप सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हमें इसमें से एक वेरिएबल्स को एक्स ट्रीट करना होगा, तो लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स। लेट द करंट लायबिलिटी बी एक्स। अब आपके पास करंट रेशो तो पहले से क्वेश्चन में बताया गया था 2.5:1, तो 2.5:1 का यहाँ पर आपको रेशो बताया गया है। करंट एसेट्स हमारे पास एज इट इज़ है और हमने करंट लायबिलिटीज़ को क्या ट्रीट कर लिया है? एक्स, तो डिवाइड बाय एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू 2.5 हो गया और 1 इंटू करंट एसेट कितना हो जाएगा? करंट एसेट्स। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अब क्या सिचुएशन है? करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5x। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपके पास फॉर्मूला है। और आपको वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना बताया गया था? 60,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 60,000 का वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स, ज़रा देखिए इक्वेशन नंबर 1 से करंट एसेट्स को हमने कितना ट्रीट किया हुआ है? 2.5x। तो 2.5x का करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने करंट लायबिलिटीज को क्या ट्रीट किया हुआ है? x। तो 2.5x माइनस x, तो यहाँ से आपके पास 1.5x आ गया और 60,000। तो इधर से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 60,000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के बाद आपके पास 40,000 की x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए ज़रा, करंट एसेट्स को हमने लिया हुआ था 2.5x, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है? 40,000। तो 2.5 इंटू 40,000, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1,00,000 का क्या आ चुका है? करंट एसेट्स। और एक्स हमने करंट लायबिलिटीज़ को ट्रीट किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40,000। यानी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी आ गई है? 40,000।
ठीक है, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा ऐसे ही करना है। चलिए उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखिए ज़रा, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1,40,000। आपको बता रखा है कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख के, करंट लाइबिलिटीज है 1,40,000 के। आफ्टरवर्ड्स द कंपनी परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। उसके बाद कंपनी ने 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पर, और अब परचेज करने के बाद करंट रेशो क्या होगा। देखिए आपसे पूछा गया था कि परचेज करने के बाद आपके पास करंट रेशो क्या होगा। तो फिलहाल आपके पास अभी करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे 3 लाख के, और करंट लाइबिलिटीज आपको बता रखी थी 1,40,000 की। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमने 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज करने से क्या होगा, गुड्स परचेज करने से आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो ऊपर करंट एसेट्स में कितना ऐड हो गया, 20,000। और हमने क्रेडिट पे परचेज करी है तो उससे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो नीचे आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, 3,20,000 के करंट एसेट्स और 1,60,000 के करंट लाइबिलिटीज। तो ये करने के बाद आपके पास रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़ें इसके बाद। रेशो ऑफ करंट एसेट्स ₹6 लाख टू करंट लाइबिलिटीज ऑफ 4 लाख इज 1.5:1। आपको बता रखा है कंपनी में 6 लाख के करंट एसेट हैं, 4 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, और रेशियो कंपनी के पास क्या है इस वक्त, 1.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining the current ratio of 2:1 by paying a part of current liabilities। तो फर्म का जो अकाउंटेंट है वो ये चाहता है कि हम इस 1.5:1 को बढ़ा के कितना कर दें, 2:1। क्योंकि जैसा आपको बताया गया था कि आइडल रेशियो फर्म के लिए क्या होता है, 2:1। तो इस रेशियो को बढ़ाना चाहता है टू 2:1। कैसे बढ़ाएगा, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। मतलब वो करंट लाइबिलिटीज में से कुछ पेमेंट करके रेशियो बनाना चाहता है 2:1 का। अब हमें ये बताना है कि वो कितना अमाउंट पे करके इस रेशियो को 2:1 बना सकता है। देखिए ज़रा, देखिए फिलहाल आपके पास करंट एसेट्स क्वेश्चन में दी गई हैं 6 लाख की, और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दी हैं आपको 4 लाख की। अब ये लिखा हुआ है, और अभी इनके पास जो रेशियो है वो 1.5:1 का है। ये चाहते हैं कि वो इस रेशियो को बढ़ा के कितना कर दें, 2:1। और कैसे करें 2:1, बाय पेइंग अ पार्ट फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज, कितना अमाउंट वो पे करें। तो देखिए रेशियो उन्हें कितना मेंटेन करना है, 2:1। अभी के लिए करंट एसेट्स कितनी है, 6 लाख, और अभी के लिए करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 4 लाख। अब अगर वो करंट लाइबिलिटीज में से कुछ अमाउंट पे करते हैं, वो अमाउंट हमें नहीं पता है, तो लेट द अमाउंट बी एक्स। तो करंट लाइबिलिटीज में से वो अमाउंट पे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम उस अमाउंट को पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैश कम होगा, कैश मतलब करंट एसेट्स कम होगी। और जब हम करंट लाइबिलिटीज में से कुछ पार्ट पे करेंगे तो करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, तो -x। सही है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 8 लाख -2x इज इक्वल्स टू 6 लाख -x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे सॉल्व करिए इसे। तो 8 लाख 6 लाख यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा आपके पास, 2 लाख। और इधर -2x वहाँ जाके कितना हो जाएगा, +2x। तो यानी इधर भी कितना बचेगा आपके पास, x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है आपके पास, 2 लाख। यानी x हमने क्या लेट किया हुआ था, अमाउंट पेड। तो यानी अगर हम 2 लाख दोनों में से माइनस कर दें तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 2:1 का। चेक कर लेते हैं, देखिए 6 लाख की हमारे पास करंट एसेट्स थी, हमने इसमें से 2 लाख की पेमेंट कर दी है। 4 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, हमने यहाँ से भी 2 लाख की पेमेंट कर दी है। तो अब आपके पास करंट एसेट्स बचेंगी 4 लाख की, करंट लाइबिलिटीज बचेंगी 2 लाख की। तो क्या अब रेशो 2:1 आ गया, जी हाँ। ठीक है, समझ में आया। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए, इसके बाद वैसा ही क्वेश्चन है। अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 60,000। कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख की, और लिखा हुआ है इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 60,000। उन्होंने 60,000 की लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी है। लाइबिलिटीज एक्चुअल में कितनी थी वो क्वेश्चन ने आपको अभी नहीं बताया। आफ्टर द पेमेंट यानी 60,000 की पेमेंट करने के बाद रेशो कितना बच गया आपका, 2:1। आपको ये बताना है कि करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट कितना कितना था। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आफ्टर पेमेंट की। तो लेट द करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट
बी एक्स। तो हम मान लेते हैं कि पेमेंट करने के बाद आपके पास करंट लायबिलिटीज़ कितनी बची हैं, एक्स। अब आपके पास करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, जिसमें आपको बता रखा है कि पेमेंट करने के बाद आपका रेशो हो गया 2:1, क्वेश्चन ने पहले से बताया हुआ था। और करंट एसेट्स आपके पास पहले से 3 लाख हैं, और आपने 60,000 की करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी है। 60,000 की पेमेंट करने से कैश कम होगा, कैश का मतलब करंट एसेट्स भी कम होंगे, तो वहाँ से माइनस। और पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटीज़ कितनी बची वो हमें नहीं पता, उसे हमने एक्स मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू, और ये ऊपर कितना बचेगा, 2,40,000। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1,20,000। x हमने क्या लेट किया हुआ था, करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट कितना आ गया, 1,20,000। अब हम निकाल सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल कितना होगा हमारे पास। वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितने बचे हैं हमारे पास, 2,40,000। और आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटीज हमने कितना निकाला अभी, 1,20,000 का। तो यानी यहाँ से आपके पास वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट कितना आ जाएगा, 1,20,000। वैसे ही अगर हम बात करें बिफोर पेमेंट निकालने की, तो देखिए करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट आपके पास 1,20,000 पेमेंट करने के बाद आया था। कितनी पेमेंट थी, 60,000 की। तो बताइए पेमेंट करने के पहले कितना होगा, आप सीधे ऐड कर दीजिए 60,000। तो यानी आपके पास करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट कितना आया, 1,80,000। और करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट क्वेश्चन में पहले से आपको बता रखे थे कितने, 3 लाख के। तो अब आप निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। करंट एसेट्स आपको 3 लाख के क्वेश्चन में पहले से बताए थे पेमेंट करने से पहले। और करंट लायबिलिटीज़ आपके पास बिफोर पेमेंट कितनी आ गई है, 1,80,000 की। तो यहाँ से आपके पास वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशो। यहाँ पर आपको रेशो नहीं निकालने, यहाँ पर रेशो पहले से निकाल के दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इन ट्रांजेक्शन से ये रेशो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, देखिए ज़रा। पहले आपको दिया रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़, आपको रेशो 2:1 का दिया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी लायबिलिटी की पेमेंट करें तो पेमेंट करने के बाद रेशो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या नो चेंज होगा। अब सर ये हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए आपको करंट रेशो यहाँ पर कितना बता रखा है, 2:1। तो 2:1 यानी हम उसे मान सकते हैं 2 लाख और 1 लाख, या 20 लाख 10 लाख, या 20,000 10,000। आप कुछ भी माने, रेशो 2:1 ही आएगा। तो फिलहाल के लिए हम उसे मान लेते हैं कि रेशो कितना है हमारे पास, 2 लाख और 1 लाख का। अब लिखा था रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर हम कुछ अमाउंट की करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट करें तो रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अमाउंट हम कितना भी अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं 10,000, आपको जितना मानना है आप उतना मान लो। फिलहाल के लिए हम कितना मान लेते हैं, 10,000। तो 10,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से ऊपर आपके पास कैश कम होगा, मतलब ऊपर से भी एसेट कम हो रही है। और 10,000 की पेमेंट करने से लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो अब देखिए आपके पास करंट एसेट कितना बचा, 1,90,000। और करंट लायबिलिटी कितनी बची, 90,000 की। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 1,90,000 डिवाइड बाय 90,000, तो रेशो आपके पास कितना आ रहा है, 2.1 समथिंग। तो 2.1 का मतलब रेशो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्रूव। के बाद आपके पास रेशो कितना आ रहा है, 2.1:1 का। पहले रेशो कितना था, 2:1। तो 0.1 से यहाँ पर रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। उसके बाद देखिए लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो फिर से वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले वाले केस में किया था। हम 2 लाख के मान लेते हैं करंट एसेट्स, और 1 लाख के मान लेते हैं करंट लायबिलिटीज़। अब लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब हमने कितने गुड्स परचेज करे, या आप कितना भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर से मान लेते हैं 10,000। हमने 10,000 की गुड्स परचेज करी हैं कैश में। तो गुड्स परचेज करने से क्या होगा, 10,000 का स्टॉक बढ़ गया। लेकिन सर कैश में परचेज किया है तो 10,000 का कैश भी कम हो जाएगा, मतलब 10,000 का एसेट भी कम हो जाएगा। तो और करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स 10,000 का पहले स्टॉक बढ़ा, और 10,000 का ही बाद में कैश कम हो गया। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 लाख का ही आपके पास करंट एसेट है, और 1 लाख का ही आपके पास करंट लायबिलिटीज़ है। तो रेशो अगेन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2:1।
1। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो में हम क्या लिख देंगे, नो चेंज। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5000। ध्यान देना, ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट नहीं है, कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट को सेल करने से करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन सेल करने से जो कैश आ रहा है वो कैश करंट एसेट को इंक्रीज कर देगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। 2 लाख का हमने करंट एसेट एज्यूम किया हुआ था और 4000 का हमारे पास कैश आ गया है। सर उस 1000 के लॉस का हमें क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5000 का ऑफिस इक्विपमेंट था। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 5000 से। बट करंट एसेट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे उसे। बट कितने में हमने सेल किया, 4000 में, उससे आपका करंट एसेट क्या हो गया, इंक्रीज। और कैश में सेल किया तो करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। आपके पास करंट एसेट्स हो गए 2,04,000 के, और करंट लायबिलिटीज़ कितने रहे, 1 लाख के। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट बढ़ रहा है। न्यूमरेटर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशो क्या होगा, इम्प्रूव। देख लीजिए, 2,04,000 का करंट एसेट है और 1 लाख का करंट लायबिलिटीज़, तो आपके पास रेशो आ रहा है 2.04:1, मतलब 0.04 से आपका रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। आगे देखिए, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। 10,000 के गुड्स को हमने 11,000 में क्या कर दिया है, सेल। देखिए बिल्कुल वैसे ही, 2 लाख के आपके पास करंट एसेट्स हैं, आपने 10,000 के गुड्स को सेल कर दिया, तो 10,000 से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। और कितने में आपने सेल कर दिया, 11,000 में, तो 11,000 से आपका कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक और कैश दोनों एसेट का ही पार्ट है, उधर ही चेंज होगा। कैश में सेल किया तो लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। आपके पास अब करंट एसेट्स हो गए 2,01,000 की, लायबिलिटीज हो गई 1 लाख की, तो आपके पास रेशो आ रहा है 2.01:1। तो 0.01 से यहाँ पे रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। चलिए, उसके बाद आपको दिया गया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए डिविडेंड की पे करने से क्या होगा, डिविडेंड की पेमेंट करने से आपका करंट लायबिलिटीज़ भी कम होगा और कैश भी कम होगा। तो जब दोनों ही आपके सेम अमाउंट से कम होंगे तो रेशियो आपका क्या होगा, इम्प्रूव। ऐसा हमने केस 1 में भी देखा था, देख लीजिए कैसे। 2 लाख के आपके पास करंट एसेट है, 1 लाख के आपके पास करंट लायबिलिटीज़। मान लेते हैं 30,000 का डिविडेंड हमने पे किया, तो डिविडेंड पे करने से कैश कम हो गया और लायबिलिटी कम हो गई। आपके पास अब करंट एसेट बचेगा 1,70,000 और करंट लायबिलिटी बचेगी 70,000 की। डिवाइड करके चेक कर लीजिए रेशो कितना आ रहा है, 1,70,000 डिवाइड बाई 70,000, तो रेशो आपके पास आ रहा है 2.421। तो यहाँ पर आपका रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे करंट रेशो निकालने के लिए। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, जिसमें से मोस्टली हमने यहाँ पे रीड कर लिए थे। जो बच गए वो आपने रीड करने हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशो का सेकंड रेशो, यानी कि लिक्विड रेशो। देखिए, लिक्विडिटी रेशो का सेकंड रेशो है लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब सर ये क्विक एसेट्स क्या होती हैं, क्विक एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट्स आपकी विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड एसेट आपकी विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस रेशो का जो आइडल रेशो माना जाता है वो कितना होता है, 1:1, यानी जितना क्विक एसेट है उतना ही क्या होना चाहिए, आपका करंट लायबिलिटीज। जबकि करंट रेशो में आइडल रेशो क्या हुआ करता था, आपका 2:1। अब देखिए, करंट लायबिलिटीज तो हमें निकालना आता है, ये हमने करंट रेशो में सीख लिया था। अब देखिए क्विक एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्विक एसेट्स। लेकिन उसमें से दो करंट एसेट्स को छोड़ के, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास जितनी भी करंट एसेट हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, क्विक एसेट्स। यानी अगर हमें क्विक एसेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 22, वे लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आपको यहाँ पे करंट एसेट्स के बैलेंस गिवन है, करंट लायबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन है। कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। सबसे पहले सारे के सारे करंट एसेट्स को ऐड कर दीजिए, आपके पास कितना आ गया, 1,08,000 का करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल करंट लायबिलिटीज कितना आ गया, 54,000।
तो करंट रेशो हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, यानी कितना 2:1। लेकिन जब हमें लिक्विड रेशो निकालना है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ दोनों केस में सेम रहेगा। लेकिन लिक्विड एसेट कैसे निकाला जाएगा? ऑल करंट एसेट्स हम इंक्लूड करेंगे, दो को छोड़ के, क्या क्या? इन्वेंट्रीज, और क्या यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आपको दिया गया है? नहीं। तो हम केवल टोटल करंट एसेट्स में से क्या हटा देंगे? 54,000 का इन्वेंट्रीज। तो आपके पास अब लिक्विड एसेट कितना आ गया? 54,000, और करंट लायबिलिटीज भी कितना था? 54,000। तो आपके पास लिक्विड रेशो कितना आ गया? 1:1। ऐसे ही देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24। इन्वेंट्रीज आपको दिया 80,000, वर्किंग कैपिटल आपको दिया 2,40,000, करंट एसेट्स आपको दिया 4 लाख, और आपको निकालना है इसमें क्विक रेशो। सबसे पहले रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। अब सबसे पहले देखिए करंट लायबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे। आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, तो बताइए करंट लायबिलिटीज़ कैसे आ जाएंगी? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करके। तो 4 लाख का आपके पास करंट लायबिलिटीज़ है, और 2,40,000 का वर्किंग कैपिटल, यानी 160 आपके पास क्या आ चुका है? करंट लायबिलिटीज़। अब हम लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिया गया था? इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्रीज को माइनस किया, आपके पास क्विक एसेट्स कितना आ गया? 3,20,000। डिवाइड करके आप रेशो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखिए, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर करंट रेशो बताया गया 4.5:1, लिक्विड रेशो बताया गया 3:1। इन्वेंट्रीज आपको दी है 3 लाख की, और हमें फाइंड करना है करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, आपने फाइंड करना है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और क्विक एसेट्स। देखिए क्विक रेशो और करंट रेशो में कॉमन क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स। तो अब आप देखिए कि आपके पास करंट रेशो कितना दिया है? 4.5:1। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। हमने करंट लायबिलिटीज को क्या माना हुआ है? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4.5x। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिए क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, तो यानी 3/1, और क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज को हमने क्या मान लिया है? एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 3x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने ऊपर करंट क्विक एसेट्स कितना निकाला हुआ है? 3x, और करंट एसेट्स को हमने कितना माना हुआ है? 4.5x, माइनस इन्वेंट्रीज जो कितनी दी है आपको? 3 लाख की। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1.5x इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख डिवाइड बाय 1.5, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करने से आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करने से आपके पास क्विक एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। और आपने क्या फाइंड करना था? करंट लायबिलिटीज़ को। तो देखिए x हमने किसको लेट किया हुआ है? करंट लायबिलिटीज़ को ही। तो आपके पास x की यानी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 लाख। देख लीजिए 4.5 इंटू एक्स, एक्स हमने कितना निकाल लिया? 2 लाख। तो यहाँ से आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 लाख। और क्विक एसेट्स में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू एक्स, एक्स हमने कितना निकाल लिया है? 2 लाख। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 लाख। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे इसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 38 तक करने हैं इसमें। उसमें से मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 करवाने जा रहा हूँ अब। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। क्विक रेशो आपको दिया 1.7:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज इन द रेशो। तो जैसा हमने करंट रेशो में निकाला था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर निकालना है क्विक रेशो में। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। अब क्विक रेशो आपको 1.7:1 बता रखा है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि आपके पास क्विक एसेट्स जो है वो 1,70,000 के हैं, और करंट लायबिलिटीज़ आपके पास 1 लाख के हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश।
आपने अगर इन्वेंट्री परचेज करी तो याद कीजिए इन्वेंट्रीज क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता है, तो परचेज करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैश में परचेज करने से आपने कैश पेमेंट करी है और कैश क्विक एसेट का पार्ट होता है। आपका कैश कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10,000 की आपने परचेज करी है, तो 10,000 से आपका कैश रिड्यूस हो गया और इन्वेंट्री बढ़ेगी, बट इन्वेंट्री क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता है, तो उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे हम। अब क्या सिचुएशन है, 1,60,000 और 1,00,000, तो देखिए रेशो कितना आ गया, 1.6:1, मतलब रेशो यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस। सेकेंड पॉइंट देखिए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। देखिए कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स में आपने डेटर से कैश कलेक्ट किया है तो उससे कैश बढ़ेगा, मतलब क्विक एसेट बढ़ेगा, और डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। डेटर्स भी क्विक एसेट का पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मान लेते हैं 10,000, तो 10,000 का आपने कैश कलेक्ट किया, बट 10,000 से ही आपका डेटर्स की वैल्यू भी क्या हो गई है, रिड्यूस। तो यहाँ पर रेशो में क्या होगा, नो चेंज। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹60,000। 10,000 के गुड्स को आपने 60,000 में सेल कर दिया है। अगेन गुड्स यहाँ पर इन्वेंट्रीज का पार्ट है, इन्वेंट्रीज क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैश से फ़र्क पड़ेगा। तो 10,000 का स्टॉक आपने सेल करा, उससे क्विक एसेट पे कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 60,000 का कैश आ रहा है, उससे आपका क्विक एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए 1,70,000 का हमारे पास पहले से क्विक एसेट है, जिसमें से 60,000 का और कैश बढ़ गया, यानी कितना हो गया हमारे पास, 2,30,000, और करंट लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं है, तो रेशो आपके पास हो गया 2.3:1, मतलब रेशो यहाँ पर क्या हो गया, इम्प्रूव। फोर्थ पार्ट देखिए, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 फॉर ₹7,500। अगेन ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट का पार्ट है, वो क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता, तो उसको हमने कितने में सेल करा है, 7,500 में, और था कितने का, 10,000। तो 10,000 का आपका ऑफिस फर्नीचर रिड्यूस हो गया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्विक एसेट्स के ऊपर, लेकिन आपने सेल कितने में किया, 7,500 में, तो उससे आपका कैश यानी कि क्विक एसेट इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ पार्ट के लिए 1,70,000 का पहले से क्विक एसेट था, 7,500 का और कैश आ गया, तो कितना हो गया, 1,77,500 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो यहाँ पर आपके पास रेशो कितना आ जाएगा, 1,77,500 डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो 1.775:1, तो यहाँ पर भी रेशो आपका क्या हो गया, इम्प्रूव। आगे देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट करने से करंट लायबिलिटी भी कम होगी और क्विक एसेट भी कम होगा। 1,70,000 का आपके पास क्विक एसेट है और 1,00,000 का आपके पास करंट लायबिलिटीज़ है। मान लीजिए 50,000 की हमने डिविडेंड की पेमेंट कर दी है, तो दोनों जगह से माइनस, क्योंकि ऊपर से कैश कम और नीचे से डिविडेंड कम हो रहा है। आपके पास 1,20,000 का क्विक एसेट बचेगा और 50,000 का करंट लायबिलिटीज़। अब आपके पास रेशो कितना आ जाएगा, 1,20,000/50,000, 2.4:1, मतलब रेशो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्रूव। ठीक है, तो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 38 तक करने हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज से। देखिए इस चैप्टर में आपकी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। मेरा काम है कि मैं आपको हर रेशोज़ के फॉर्मूलेज बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताने हैं। आप क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे, जो भी डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, आपको सोल्यूशन बताया जाएगा।